अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, फौज की रिलीफ एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। इन इलाकों के मादनी वसाइल कौन जाते हैं, किसके कंट्रोल में है, हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं IMF की एक रिपोर्ट जिसका तज़किरा हमने 2 दिन पहले भी किया। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। बहुत अहम खबर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस तरह हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की मजम्मत की है गैर इंसानी कानून बनाने पे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन का कानून जो 13 अगस्त को कौमी असम्बली से पास करवाया गया, पूरी दुनिया में उस हवाले से मजम्मत का सिलसिला जारी है। सियासी मुखालफिन को कंट्रोल करने के लिए यह कानून बनाया गया है और तासुर यह दिया जा रहा है कि यह दहशत गर्दों के हवाले से है। इस तरह से हम बात करेंगे। एक बहुत जबरदस्त तनकीद का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया के ऊपर। जो अवार्ड्स दिए गए 14 अगस्त को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात को, मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को, इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे मैं तो ये नुक्ता नज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि किस बात पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हमेशा से ये रस्म रही है कि अपने सनाख्वानों को, आपके हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों के लिए तालियां बजाने वालों को, सनाख्वानी लिखने वाले सहाफ़ियों को, और किसी भी शोबे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासत का शोबा हो, ह्यूमन राइट्स का शोबा हो, जो भी हुकूमत के हक में बात करता है, हुकूमत के गुण गनगनाता है, झूठ को सच बनाकर पेश करता है और सच को छुपाता है, उसको तो हमेशा से हुकूमतें अवार्ड्स देती चली आई हैं। और इस हमाम में सब नंगे हैं। मुझे तनकीद साफ है कि मैं इत्तफाक करता हूँ जो बहुत से दोस्त तनकीद के जो नुक्ते उठा रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मेरा मौजू नहीं है। मेरा जो मौजू जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारे PTI के दोस्तों को ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन हकीकत है कि क्या उनके दौर के अंदर मेरिट के ऊपर अवार्ड दिए गए थे। मतलब आप देखें ना, ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है। और ये तनकीद इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इन चीज़ों से सीखें, इन गलतियों से सीखें और अपने अंदर बेहतरी लाएं। तनकीद का मकसद भी यही होता है। और एतराफ़ करें, अपने गलत होने का एतराफ़ करें। देखिए कि आप लोगों ने क्या, ये ARY के जो मालिकान हैं इनको किस तरीके से अवार्ड्स दिए जाते थे जनाब इमरान खान के दौर के अंदर। गलत था ना, गलत लोग हैं ना, मफाद परस्त लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। उनका कारोबार था कि उस वक्त उनको पता था कि ये वाला सौदा बेचेंगे तो सही बिकेगा। और जैसे ही मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत गई तो उनको पता है अब कौन सा सौदा बेचना है। तो ये नहीं कि इमरान खान साहब को पता नहीं था, ये या PTI की क़यादत को पता नहीं था। ये एक मिसाल है, 20 मिसाल। आप सहाफ़ियों के अंदर चले जाएं, आप दूसरी साइड पे चले जाएं। आपको तो चाहिए, अगर आप हुकूमत में आ गए हैं ना और आप समझती हैं कि कोई सहाफ़ी बहुत अच्छा आपके लिए तारीफ कर रहा है और आपकी चलो मैं सनाख्वानी नहीं कहता, आप ये समझते हैं कि वो अच्छा लिख रहा है और आपकी हुकूमत के फेवर में जा रहा है, तो आपको तो सरेआम कह देना चाहिए कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये काम किया। लेकिन क्योंकि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं इसलिए हम हुकूमत में होते हुए आपको अवार्ड नहीं देंगे। आपको अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हमारे बाद आने वाली कोई हुकूमत इसका फैसला करेगी। हुकूमत के हक में सनाख्वानी करने वालों को के नाम जो है वो रिकमेंड होना और ये चीज़ करना, ये तो बहुत ही बुरी, बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये हर दौर में होता रहा है। मतलब आप पीछे चले जाएं, जनाब आसफ अली जरदारी साहब के दौर में ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिए गए जब पीपल्स पार्टी का दौर था कि खुदा की पनाह। ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये किसी एक पार्टी का वो नहीं, ये हमारा कल्चर बन गया है। और ये कल्चर कैसे बना है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, मैंने अर्ज किया कि किन किन लोगों को दिए, उनका बनता था या नहीं बनता था, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि जब मुल्क तबाह हो रहे होते हैं तो यही हालत होती है। जब मुल्क बर्बाद हो रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं, तो यही होता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो फिर मेरिट नहीं होता, फिर किसी भी काम करने वाले बंदे की इज्जत नहीं होती, किसी भी मुहिब्बे वतन शख्स की हुब्बल वतनी के ऊपर यकीन नहीं किया जाता। फिर गद्दार, फिर कामचोर, फिर नाअहल लोग, फिर खुशामदी लोग ही आगे आते हैं और वही जो है वो पहुंचते हैं। आप देख लें आज ये शरीफ फैमिली को, मरियम नवाज के आसपास किस तरह के लोग आपको देखने में मिलते हैं। सोशल मीडिया के बुरे तरीन लोग, आपने देखा होगा, तस्वीर देखी होगी जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के, कितने गंदे गलीज लोग उनके साथ खड़े होते हैं, कैसे लोगों को जो है वो
कदरो मंजिलत दी जाती है। मतलब वो सुनाख्वानी उनकी ठीक होगी, लेकिन क्या उनके पास मेरिट क्या है, उनके पास क्वालिटीज़ क्या हैं। चलो इसको छोड़ दें, ये वो बात है जो नून लीग वालों को बुरी लगेगी, लेकिन जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, हम तो पीटीआई की एक एक चीज़ के ऊपर कहते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। जितने केसेस हम समझते हैं गलत हैं, जो भी तशद्दुद हुआ गलत है, जितने भी जुल्म हुए गलत है, एहतजाज उनका हक, ये सब बातें हम पीटीआई के हक में करते हैं, बार बार करते रहेंगे, कोई हमें कुछ भी कहे। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इमरान खान के आसपास जो लोग थे उनमें से मेजॉरिटी गलीज तरीन लोग थे? क्या ये सच नहीं है? क्या इमरान खान साहब ऐसे लोगों को साथ लेकर नहीं चले? मेरे जैसे लोग मिसाल हैं कि हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ खबरें करके गालियां खाई पीटीआई से, फरहान वीरक ग्रुप और ऐसे लोगों से। हमारे खानदानों ने सफर किया फरहान वीरक जैसे गैंग्स के हाथों में। हमने अलीम खान के खिलाफ स्टोरियां की, खबरें की, रिकॉर्ड पे है, डिजिटल दौर है, हर चीज पड़ी हुई है। हमें गालियां पड़ती थी। फैसल वफदा जैसे लोगों को हमने एक्सपोज किया दुनिया के सामने कि ये फौज के टाउट हैं, दलाल हैं। दलाल का लफ्ज मैं कोई गाली के तौर पे नहीं, फैक्चुअल इस्तेमाल कर रहा हूं। सब लोग जानते हैं। मुझे तो अफसोस हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सहाफ़ी जिनको हम जिनके काम पे हम नाज करते थे, वो फैसल वफदा जैसे गलीज लोगों को बिठा के बैठे होते हैं आज के दिन भी। तो ये कल्चर बन गया है कि इस तरह घटिया तरीन लोग जो हैं उनको अपने करीब लाना, उनको नवाजना, फिर उनको अवार्ड्स देना। तो और ये होता है ऐसे मुल्कों में जो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं। ये एक मेरा कमेंट था, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन डिसएग्री आप दलील के साथ करें, किसी उसके सबूत के साथ करें। झूठ बोलना बहुत आसान होता है। मैंने आपको बार बार अर्ज किया कि जिस दिन जो मई के अंदर 7 मई को जब ये शुरू हुआ पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है, तो आपको बार बार अर्ज किया रियल टाइम रिपोर्टिंग की, किस तरीके से पहले भारत ने हमले किए 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जिसमें मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे हमले शामिल थे। उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। उसके बाद एक जो डॉग फाइट हुई त्यारों की, हमने पहले दिन से रिपोर्ट किया कि भारत के त्यारे गिरे हैं और पाकिस्तान ने गिराए हैं, पहले दिन से रिपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद भी तो वाकयात हुए ना, कहानी खत्म तो नहीं हो गई होते। उसके बाद 8 तारीख आती, उसके बाद 9 तारीख आती। इन दोनों दिनों में पूरे पाकिस्तान के ऊपर भारत के जो ड्रोन हैं वो राज कर रहे हैं। हम किसी ड्रोन को रोक नहीं पा रहे हैं। ड्रोन अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। देखें, ये अगर कोई गिराए जा रहे हैं तो अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हुए हैं। 10 मई को हम कोई कोशिश करते हैं तो भारत आकर हमारी एयर बेसेस को स्ट्रक करता है। पूरी दुनिया देखती है। इंटरनेशनल मीडिया या भारतीय फौज क्लेम नहीं करती, हमारे अपने शहरियों ने बताया रावलपिंडी के अंदर बैठ के कि पाकिस्तान की सबसे लीडिंग जो एयर बेस है नूर खान एयर बेस, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। पाकिस्तानियों ने खुद रिपोर्ट किया, लाइव देखा, रिपोर्ट किया। पाकिस्तान की 20 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। फिर हमने टीवी के ऊपर खबरें चलवाई जी, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और हमें कहा जा रहा है जी कि आप के फौज से कोई वो है, मुखासमत है, आप इसलिए बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी सहाफी की मुखासमत है, वो झूठ बोलेगा तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? मैं जो बात कर रहा हूं वो दलील से है, सबूत से है कि अगर मकबूजा कश्मीर को छोड़े, मकबूजा कश्मीर की मिसालें ना दिया करें कि इंडिया ने आज़ाद कश्मीर पे हमला कर दिया या पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पे कर दिया, ये कोई बात नहीं है। भारत ने मेन लैंड पाकिस्तान पे हमला किया। 6 या 5 एयर बेसेस को 10 मई की सुबह निशाना बनाया। आपने क्या भारत की किसी एयर बेस पे हमला किया? कोई एक बता दें, नाम ले दें। आप बता दें कि क्या ब्रह्मोस वाला आपने झूठ बोला? आपने क्या क्या बातें फैलाई कि ठा ब्रेकिंग न्यूज, लोग नारे मारे, सड़कों पे निकल रहे हैं। वाकई ऐसे हुआ, लोग सड़कों पे निकले। लेकिन भारत के अंदर आपने कौन सा टारगेट हिट किया? आपने जब अमेरिका बीच में आया तो आपके डीजीएमओ जो है वो कॉल कर रहे हैं भारत के डीजीएमओ को जंगबंदी के लिए। वो जंगबंदी के लिए एग्री कर रहा है, फिर आपकी 5 एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है, बता रहा है यहां यहां अटैक किए, तस्वीरें दिखा रहा है। आप भी बताएं ना कि आपने कहां किया। भारत के अंदर एक गोली चलने की भी रिपोर्टिंग जो है सोशल मीडिया के ऊपर हो रही थी। तो इस तरह से झूठ फैला के आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। बुनियादी बात यह है कि जो लोग सच बोलते हैं, सच रिपोर्ट करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए, इदारों में जो खामियां हैं वो दूर हों। ये बड़ा आसान हमेशा से रहा है कि आप लोगों को गलत कह के, गद्दार कह के, उनकी हुब्बलवतनी पे शक करके आप आगे चले जाएं, और फिर यही होता है कि झूठ बोलने वालों को नवाजा जाता है।
जो कि गलत रस्म है, गलत रवाज है, जिसको रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये था कि इस हमाम में सबने ऐसे ही किया, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अपने अगले मौजू की तरफ चलते हैं, और बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की तबाहाली देखने से ताल्लुक़ रखती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है, और मुख्तलिफ हादसात में 200 से ज़ायद लोग जहां बाग हो चुके हैं। अगर मैं आपके साथ बात करूं सिर्फ बुनीर के हवाले से, कि बुनीर में सैलाब और फ्लैश फ्लड से जहां भक अफराद की तादाद 91 हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने महकमा दाखिला को अरसाल रिपोर्ट में जहां भक अफराद की तफसीलात अरसाल कर दी। 72 नाशे जो हैं वो सिर्फ पीर बाबा अस्पताल में हैं, 15 नाशे डिगर अस्पताल में हैं, 5 नाशे चगर जई और 2 नाशे गागरा अस्पताल में मसूल हुई हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों की। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो आप ये जानते हैं कि एक जो पुलिस फोर्स है उसका अलहदा से एहतजाज चल रहा है, जो भी मुजालिम उनके साथ रवा रखे गए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, यहाँ तक के बाजोड़ तक के अंदर बदतरीन सैलाब की सूरत हाल है, और हमें रिलीफ कार्रवाइयों के लिए फौज कहीं नजर नहीं आ रही। ये मैंने आपको मरतबा अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बड़ी गलतफहमी पाई जाती है, बल्कि चंद सहाफियों को लगाकर ये बात फैलवाई जाती है कि जी ये कहाँ गई जी फलानी हुकूमत, फलानी सूबे की हुकूमत या फलाने वफाक की हुकूमत। तो फिर जिस पार्टी की का पॉइंट स्कोरिंग का मौका होता है वो दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर रिलीफ के इदारे कायम होते हैं, सिविल इदारे बिल्कुल होते हैं, और वो किसी भी छोटे लेवल की इमरजेंसी को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहलाते हैं, और वो उनके पास एक इस्तेदाद, उनके पास एक काबिलियत, एक अहलियत, एक ट्रेनिंग होती है ऐसी सूरत हाल के ऊपर काबू पाने की। लेकिन जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, बड़े लेवल की जो इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर बुनियादी तौर पर फौज का एक बुनियादी काम ये होता है कि वो ये रिलीफ एक्टिविटीज करेगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप अदारे बना भी लें तो जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो ऐसा इक्विपमेंट है जो फौज के वैसे इस्तेमाल में होता है। अब जो इक्विपमेंट फौज के पास है, फौज के वैसे इस्तेमाल में है उनके रेगुलर कामों के लिए, तो फौज तो वो लड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो लड़ाई तो हर वक्त नहीं हो रही होती। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये नहीं है कि हर वक्त जो है जंग चली हुई है और त्यारे और हेलीकॉप्टर और बाकी रिसोर्सेज जो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। तो क्योंकि फौज जो है वो तैयार की जाती है लड़ने के लिए, अमूमन लड़ाई नहीं हो रही होती, तो फौज की एक खास तरबियत होती है कि वो इस तरह के वाकयात, इस तरह की सूरत हाल के अंदर सामने आए और आके कंट्रोल करे। अब भारत, हमसाया मुल्क भारत की मिसालें दे लें किस तरह से इस तरह के हालात में फौज किस तरह से ऑपरेट करती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती सिर्फ चंद साफी हैं कि जैसे ही कोई वाकया होता है तो फौज वाले एक आधा हेलीकॉप्टर निकाल के, एक अपनी टीम निकाल के, जिसके अंदर 7-8 लोग होते हैं, तो 7 वो 80-90 सहाफियों को बुलाते हैं, बुला के वो एक कार्रवाई की फिल्म बनवा के चला देते हैं, जी पाक फौज रिलीफ एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये बात हमें हाईलाइट करनी है, ये बात हमें पूछनी, क्योंकि हम बजट में जो सारा पैसा है वो हमारे टैक्सेस का होता है। और हम जहन में रखिएगा, बेशक पाकिस्तान के अंदर भी जब ज़ल्ज़ला आया 2005 में, उसके बाद NDMA बनाई गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA के अंदर भी हम रिसोर्सेज नहीं फिक्स कर सकते। हमारे पास पैसे हों भी सही तो हमने एक हद से ज्यादा रिसोर्सेज फिक्स नहीं करने, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये असूल है कि आप एक इधर इक्विपमेंट लेके रख दें, एक उधर लेके रख दें, दोनों जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये तो कोई बात नहीं है ना। जब फौज के वो इस्तेमाल में वो इक्विपमेंट होता है, वो जबरदस्त हेलीकॉप्टर्स होते हैं, क्या वो सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों पे बमबारी के लिए और गोलियां बरसाने के लिए हैं? क्या वो इन रिलीफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल नहीं हो सकते? क्या फौज की ये ट्रेनिंग नहीं होती? क्या पूरी दुनिया में फौज ये रिलीफ एक्टिविटीज नहीं करती? कोई भी इस पानी की वेव के सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई सिविलियन अदारा, चाहे उसने जितने भी उसकी ट्रेनिंग हो। इस रिसोर्सेज के लिए एक लेटेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो सिर्फ फौज के पास होता है, और हमारी फौज के पास है कहाँ है? अब अगर आ भी जाए तो कितनी तबाही मच चुकी है अब तक, पहले कहाँ थे? क्या इस चीज की इतला नहीं थी? क्या ये मामलत नहीं थे? और आप यहां पे देखें कि जो वसाइल हैं, टैक्स को तो छोड़ दें आप, इन सूबों के अंदर जो वसाइल हैं वो किस तरीके से, जो मादनी वसाइल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के हों, चाहे वो बलूचिस्तान की आप बात ले लें, चाहे सूबा सिंध की मिसाल ले लें, सारे जो वसाइल हैं वो सारे के सारे वसाइल जो है वो आपको पता है किस तरीके से वो फौज के कंट्रोल में होते हैं, और फौज किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करती है मुख्तलिफ तरीकों से।
बाकी बातों को छोड़े, मेरे आपको बार बार नेचुरल गैस की एग्जांपल देता हूँ, इसलिए एक बड़ी अहम मिसाल है, इसलिए कि वो एनर्जी का मेन रिसोर्स है, इसलिए कि वो रीढ़ की हड्डी है किसी भी इंडस्ट्री की। हर हवाले से पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाने का मामला हो या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल का मामला हो, हाउस होल्ड तो बहुत ही कम है, 16-17% है, लेकिन 16-17% भी आपके पूरे पाकिस्तान का चूल्हा जला बलोचिस्तान की गैस के अंदर। आज के दिन भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से एक खातर ख्वाह तादाद में जो है वो सुई गैस तक खैबर पख्तूनख्वा से निकल रही है। अगर चाहे इस वक्त जो मेन पार्ट है वो सिंध से तकरीबन 62% जो है वो गैस निकलती है, 22% अभी भी बलोचिस्तान से गैस जो है वो निकल रही है। रिसोर्सेज इन सूबों के हैं और आपके सामने किसी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। जब बात की जाए तो फिर आगे आती है मतलब ये बुनियादी चीज है कि हमारी फौज को पहले से पता हो और फौज पहुंचे, और ये फौज का असल काम है, ये बुनियादी तरीन फंक्शन होता है आर्मी का, इस तरह की नेचुरल कैलमिटी, इस तरह की सूरत से निपटना। लेकिन खुदा की पनाह कोई बात ही नहीं करता, और बात ना करने के ऊपर फिर आपको पता है अवार्ड्स दिए जाते हैं। कमाल है वैसे। और आप देखें कितनी तबाही, कितने लोग मारे गए, ये वो लोग हैं जिनके टैक्स के पैसों से फौज के पास ये असला और सारे रिसोर्सेज और सारी तनख्वाहें और सब अयाशियाँ हैं। खैर अगले मौजू की तरफ चलते हैं, और ये मौजू बहुत अहम है, और ये मौजू है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है पाकिस्तान को। पहले मैं कंडेमनेशन पढ़ता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये मामला क्या है। एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान दिस वीक दैट एक्सपेंड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन पावर्स ऑफ सिविलियन एंड द मिलिट्री फोर्सेज सिग्नल्स ग्रेव रिस्क टू सिविल लिबर्टीज इन द कंट्री। वो कह रहे हैं कि जो एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट पास किया 13 अगस्त को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने, जो कि सिविलियन और मिलिट्री फोर्सेस को आम आवाम की डिटेंशन की पावर दे रहा है कि वो डिटेंशन में रख सकते हैं किसी भी शहरी को बगैर कोई इल्जाम लगाए, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कोर्ट प्रोसेस के, जिसको भी जाए रास्ते से जाते पकड़ ले, आ नाल बैठ गड्डी च, या उसके घर के अंदर धावा बोल दें, उसको पकड़ ले, उठाएं, उसका कोई भी सामान उठाएं, वो उठा के ले जाएं और रखें। ये शरीफ फैमिली के कवानीन, जब से शरीफ फैमिली आई, ये कवानीन मुसलसल बन रहे हैं। ये मैं बात दोस्तों को अर्ज करता हूं कि तनकीद तहरीके इंसाफ में भी जो बनती है वो जरूर करें, सब लोग करते हैं, लेकिन ये माने कि इतने गलीज और गंदे कवानीन सिर्फ शरीफ फैमिली के आने के बाद बनते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम की आम आजादियां भी उनसे छीन लेते हैं। ये बात तो कम से कम, ये सच तो माने कम से कम। अब आप ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने ये कानून बनाया। इसमें एमनेस्टी आगे कह रही है, द ब्रॉड एंड डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द आर्म्ड फोर्सेस फर्दर threaten the right to liberty and fair trial guaranteed by the international human rights law and Pakistan's own constitution। वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से ब्रॉड किया गया इन पावर्स को, इन ड्रैकोनियन पावर्स को, इन खौफनाक इख्तियारात को जो सौंपे गए हैं इन फोर्सेस को, वो जो फेयर ट्रायल का एक हक है, एक बुनियादी हक है आज़ादी का, लिबर्टी का, ये उसको थ्रेटन करता है, उसको चैलेंज करता है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉ के तहत भी लाजम है कि अपने शहरियों को हर मुल्क दे। और पाकिस्तान का अपना आइन पाकिस्तान का जब जिक्र आता है तो रोना चाहिए, लेकिन हंसना गलत है, मैं मानता हूँ इस बात को, मादरत, लेकिन समझ है कि रोने वाली बात ही है। पाकिस्तान के आइन का जिक्र जब भी आए उसकी हालत ये हो चुकी हुई है। और आप ये देखें कि जो सूरत हाल है उसमें बाकायदा ये सूरत हाल बन चुकी है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक जब भी कोई कानून साजी होने जाती थी तो जो हुकूमत होती थी वक्त की, वो लोगों से और मीडिया से रब्ते करके उनको बताती थी कि ये कौन सा कानून है और ये कानून के अंदर क्या बात है और ये कानून क्यों अच्छा है और इस कानून से अवाम को क्या फ़ायदा होगा। वक्त आ गया है कि अब ISPR का DG जो है वो सहाफ़ियों को बता रहा है कि जी ए कानून का असल मकसद है, वे देखो ये फ़ायदा होएगा कि जो लोग गायब हो जाते थे, पहले मिसिंग पर्सन हो जाते थे, वो अब मिसिंग पर्सन नहीं होंगे, वो सामने होंगे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। आप देख लीजिएगा कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मकासद के लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी दहशतगर्द टेररिज्म से रिलेटेड या जो इनको मतलब जो ये एलिजिडली जिनको टेररिस्ट कहते हैं, जो बलूचिस्तान से रिलेटेड इनके मामलात, जो मजालिम वहाँ पे कर रहे हैं, जो आम बलोच लोगों को दिन रात मार रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में जब कोई वाक़या होता है तो एक तूफान खड़ा कर दिया जाता है, रुकने का नाम नहीं ले रहा वो जुल्म और सितम और वो दहशतगर्दी फोर्सेस की बलूचिस्तान के आम लोगों के खिलाफ। तो ये उन लोगों को जब भी उठाएंगे, कभी भी
जो असल मसला है मिसिंग पर्सन का, कभी भी इस कानून के तहत नहीं उठाएंगे। ये साफ है, सबको पता है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए किया जा रहा है। आप भी इधर है, हम भी इधर है, हम देख लेंगे ये क्या होता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि DGISPR जो है वो मीडिया से इस हवाले से प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं कि जी ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। और हुकूमत, अच्छा ये देखिए, मैंने आपके सामने तनकीद करता हूँ नून लीग पे, लेकिन ये कि ये जहाँ पे तारीफ बनती है वहाँ करनी चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है। चाहे नून लीग की जाली हुकूमत है, चाहे वो गलत तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, कि मेरी नून लीग के ज़्यादा नहीं, एक आध बंदे से ही बात हुई और वो बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करते हैं सदर हुकूमत के लोग जो हैं नून लीग के, कि ये बहुत गलत कानून है जो पास कराया गया असम्बली से, और ये नहीं होना चाहिए, इससे नफरत बढ़ेगी अवाम के अंदर। और ये मुझे मालूम है कि नून लीग की अक्सरियत ये समझती है, जो भी लोग, जितने भी लोग उनके साथ हैं, जैसे भी वो लोग हैं, वो उनके व्यूज़ गलत होंगे, उनके जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत होगी, उनकी आइडियोलॉजी गलत होगी, वो अपने लीडर की मोहब्बत में पागल होंगे। हर जमात के लोग अपने लीडर की मोहब्बत में पागल होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो इस तरह के कवानीन को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ समझते हैं। और ये साफ ज़ाहिर है जोर ज़बरदस्ती फौज ही करवा रही है, बेचारे MNS को पता ही नहीं होता उस चीज़ का, और खौफ ऐसा होता है, खौफ की ऐसी फजा है और लीडरशिप का ऐसा प्रेशर होता है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है जो लीडरशिप की तरफ से कह दी जाए, जो कि फौज लीडरशिप से करवा रही होती है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी का बायस। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया है पाकिस्तान को एक गैर इंसानी कानून बनाने के लिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए और इस कानून के दुरुस्त होने की तौजीहात पेश करने वालों की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। नाज़रीन, अपने अगले मौजू की तरफ चलते हैं, और ये बहुत अहम मौजू है इस हवाले से कि हमने आपको जिक्र किया था कि IMF ने जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के हवाले से एक कमीशन बनाया पाकिस्तान के लिए, कि वो एक कमीशन आएगा, वो यहाँ पे आके बात करेगा, लोगों से इन्वेस्टिगेट करेगा और बताएगा पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से मामला किस हद तक बेहतर हुए हैं। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्राइब्यून में शहबाज राना साहब की एक खबर, वो तफसीली खबर आपके साथ हमने शेयर की, जिसके अंदर बताया गया था कि जो रेड फ्लैग्स हैं वो आने चाहिए जब भी कोई करप्शन की एक्टिविटी हो, तो उसका कोई सिस्टम ही नहीं है सिरे से मौजूद, कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो फौरी तौर पे हाईलाइट हो जाए। कहीं पे कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो है, अगर वो कोई किसी जगह पे आ रहा है, या किसी शख्स की दौलत यकदम बढ़ना शुरू हो गई है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड जो है वो किसी आप कह लें कि एडवर्टीजमेंट के बगैर हो गया है, या खुफिया अंदाज में कोई चीज़ हो रही है, तो ये सब मशकूक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग जो है फौरी तौर पर सामने आ जाना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम मैकेनिज्म है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर सिरे से। ये आपके सामने रखा, आज जियो न्यूज़ में अशरफ मलखम साहब की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रखता हूं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। आलमी मालियाती फंड का कहना है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा है। अब आपको पता है पाकिस्तान नाकाम नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर इन स्कीमों को रोकना खब्बे हद का काम है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आपको पता है कि ये चाहते ही नहीं है कि इस तरह से कोई मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व हो, इस तरीके से इंस्टीट्यूशन जो हैं खुसूसन जिस तरह फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो प्रॉपरली काम करे और रोके इसको। इसमें आपके सामने दिन रात FIA पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये FIA का काम नहीं है। ये जो FIA चलाने वाले हैं ये वो कभी उनको वो काम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने FIA से ये ब्लास्फेमी शरासफहमी के ऊपर लोगों को, आम आवाम को जो है वो जलील कराना है, जो अपने सियासी मुखालिफिन को फिक्स करवाना है, पैसे लूट के उसको। अब ये तो मकसद नहीं होता ना, मतलब आप इतना भी सिंप्लीफाई ना समझा करें चीज़ों को, कि आप पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें जी 1 अरब रुपया आपने बना लिया, लूट लिया। अब आप क्या ये सोचते हैं कि वो 1 अरब रुपया पाकिस्तान में ही लगाना है? अरे पाकिस्तान को पैसा लगाने की जगह है, साफ है, अब उस पैसे को बाहर लेके जाना है, कहीं UAE में, कहीं चाइना में जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि चाइना पैसा जा रहा है आजकल, गल्फ़ के दूसरे ममालिक में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, पुर्तगाल के अंदर। तो ये आपने पैसा फिर बाहर भी ले जाना है। तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के जो मेजर हैं उसको रोकने के वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर देंगे, तो आपके अपने पैसे ही पकड़े जाएंगे ना, वो क्यों करेंगे? मैं अगर मेरा पॉइंट समझे हैं तो मैं कोई वो तनकीद नहीं कर रहा कि हमारे लोग करप्ट इसलिए नहीं कर रहे। मैं आपको एक बुनियादी बात ये बता रहा हूँ कि अब इस दौर में, इस डिजिटल वर्ल्ड में ये कोई मसला नहीं है। इसके लिए सिर्फ नीयत चाहिए और काम करना है बस आपने, और वो इम्प्लीमेंट कर देना है। ये वाकई अब बात हर चीज़ नहीं होती वैसे कि बटन ऑन कर दिया तो ऑन हो गया और ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया, लेकिन बात चीज़ें वाकईतन बटन ऑन ऑफ पे आ गई हुई हैं।
लेकिन ये हमने कभी नहीं करना। साफ ज़ाहिर है फौजी जनरलों ने और फौजी जनरलों के गुमाश्तों ने पाकिस्तान के अंदर लूटमार करके जो सरमाया है वो तो बाहर ट्रांसफ़र करते रहना है, तो उसको रोकने के निज़ाम में कभी भी नहीं आएंगे। ये कब्ज़ा तब तक बरकरार रहेगा जब तक आवाम सोई हुई है, और ये जुल्म का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा जब तक ये पूरी तरह पाकिस्तान को निचोड़ नहीं लेते। ये खबर ये कहती है कि इस हवाले से ज़राए का कहना है कि IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कबल मुसद्दा हुकूमत पाकिस्तान को भेज दी है। पाकिस्तान ने IMF की रिपोर्ट के मुशाहिदात और सिफारिशात का जायज़ा लेना है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नुकाइस हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम ये होता है कि कोई भी जो कंपनी है उसका असल मालिक कौन है। किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी रजिस्टर्ड है या कोई प्रॉपर्टी जो कहीं पे है, वो असल में किसकी मिल्कियत है, उसका जो बेनिफिट है वो किसको जा रहा है। ये एक बाकायदा निज़ाम है। खुसूसी तौर पे जहाँ पे ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन होती है वहाँ ये बहुत अहम होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के सिस्टम्स हैं कि आपको असल मालिक का पता ही नहीं होता और फ्रंट मैन के जरिए निज़ाम चल रहा होता है। अदारों के दरमियान बेनिफिशियल ओनरशिप डाटा के तबादले का सबूत नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की मौसर रोकथाम में भी नाकाम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डाटा के बगैर जाली कंपनियों को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SCCP, स्टेट बैंक, FBR के राब्ते कमजोर हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों और तफ्तीशी इदारों के दरमियान भी राब्तों का फुकदान है। IMF ने रिपोर्ट में कहा है कि कमर्शियल बैंकों और तफ्तीशी इदारों के दरमियान भी राब्ते की कमी है, जबकि कानून साजी बैनुल अदारा रसाई में कमजोरियां इसे मौसर नहीं होने देती। मतलब जो भी अदारे जो फर्ज करें FBR टैक्स का निज़ाम रखता है, जो SCCP है वो कंपनीज का एक रिकॉर्ड रखता है, उनको रजिस्ट्रेशन देता है, स्टेट बैंक का एक फंक्शन है। ये इदारों का आपस में एक जो लिंकेज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से डाटा शेयरिंग का, इस हवाले से कि कोई शख्स भी छुप ना सके, छुपा ना सके। साफ ज़ाहिर है अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी भी तरह से हो रही है, पाकिस्तान से बाहर जा रही है, किसी के नाम पर भी जा रही है, स्टेट बैंक उसमें एक रोल कर सकता है। अब वो ट्रांजेक्शन कौन है, उसके पीछे बंदे, उसके आसपास रिलेटेड कौन है, नादरा से डेटा लिया जा सकता है। वो उनके नाम पे कंपनीज कौन सी रजिस्टर्ड हैं, किस किस में वो डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर हैं, वो SCCP से लिया जा सकता है। उनके टैक्स के मामला क्या हैं, कैसे हैं, किस किस चीज़ में उन्होंने FBR से रजिस्ट्रेशन की हुई है, ये FBR से लिया जा सकता है। लेकिन ये डाटा जो है उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म नहीं है, और यही बुनियादी वजह है। मैंने जो अर्ज़ किया, मेरा पॉइंट है कि ये मसला कोई नहीं, ये जानबूझ के साफ ज़ाहिर है कि आप एक ऐसा निज़ाम कायम करके रखते हैं जिसमें जो फौजी जनरल हैं वो अपनी लूट मार का सिलसिला और उनके लिए काम करने वाले सियासतदान अपनी लूट मार का सिलसिला जो है वो जारी रख सके। मैं आपको अर्ज़ करूंगा आखिरी बात कि फैक्ट फोकस ने जब रिपोर्टिंग शुरू की पाकिस्तान के अंदर फौज की करप्शन के हवाले से, तो हमने शुरू में एक रिपोर्ट के अंदर एक फौजी जनरल की पाकिस्तान भर में रजिस्टर्ड कंपनियां जो थी, दुनिया भर में कंपनियों का रिकॉर्ड जारी किया, लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर जो SCCP का रिकॉर्ड था ऑफिशियल तरीके से, लीगल तरीके से, ये नहीं कि जी मेरा फलाना सोर्स है तो उन्हें मैंने दस सी तो मैं लिख देता है, बाकायदा अप्लाई करके जो है वो सारा डाटा रिट्रीव कराया गया और उसको पब्लिश किया गया। अब वो जो SCCP की वेबसाइट थी उस वक्त तक, उसके ऊपर आप अगर आपको कंपनी का नाम पता हो तो आप जाके वो कंपनी का नाम लिखते थे तो आपको बेसिक बायोडेटा दे देती थी कि इसके डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स नहीं बताते थे, इसके मतलब डायरेक्टर्स कौन से, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन आज के दिन तक भी अंडर द लॉ पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये वाली बात जो है, इसके डायरेक्टर्स कौन से हैं, किस तारीख को बनी थी, किस पते पे इसका एड्रेस रजिस्टर्ड, दैट्स इट। ये एक ट्रांसपेरेंसी चीज थी। उस खबर के बाद से वो वेबसाइट ही उन्होंने बंद कर दी। उनको पता लगा कि टैक्स के डाटा से इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट इस्तेफादा हासिल करते हैं, उन्होंने टैक्स का डाटा रिलीज करना जो है वो वहीं पे रोक दिया, पार्लियामेंटेरियंस का भी, शहरियों का भी। ये तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी थी, लेकिन बजाय इसके कि तहकीकाती सहाफ़त के बाद के नतीजे में अपने निज़ाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ ला कर आगे चला जाए, वो सिस्टम को क्लोज करते चले जाते हैं जो फौजी जर्नल जो उस मामला को सारे को देख रहे होते हैं। तो ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, आपसे कल फिर मुलाकात होती है।